नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उन कामगारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं जो छोटे कारोबार करके अपनी जीविका चला रहे हैं। यूपी के लखीमपुर की बात कर लेते हैं। यहाँ भारत सरकार द्वारा चिकनकारी क्लस्टर की स्थापना की कवायद एक बार फिर से शुरू हो जाई है, तो यहाँ तेज होती नजर आ रही है। भारत सरकार की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की टीम ने लखीमपुर खीरी पहुंचकर चिकनकारी का कार्य करने वाली महिलाओं से मुलाकात की। टीम ने उस जगह का भी निरीक्षण किया जहां क्लस्टर की बिल्डिंग तैयार होगी। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी से सटे कस्बा खीरी में हजारों महिलाएं अपने घरों में चिकनकारी का कार्य करती हैं और यहां चिकनकारी क्लस्टर की स्थापना के बाद अगर बात करें तो 500 से अधिक महिलाओं को काम मिलेगा, बल्कि किए गए काम का उचित मूल्य भी मिलेगा। पे चिकनकारी क्लस्टर का प्रस्ताव है हमारे जीएम महोदय के कार्यालय, उपायुक्त कार्यालय महोदय से। तो उसके निरीक्षण पे हम लोग आए थे, उसके प्रेजेंट स्टेटस के बारे में जानकारी लेने के लिए कि क्या स्थिति है। तो उसके बारे में जो सोसाइटी जिसके द्वारा ये संचालित होना है और हमारे जीएम महोदय जो साथ में हैं, उनके द्वारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करके जहाँ पे प्रपोज लैंड है उस पर आज हम लोगों ने विजिट किया और देखा। साथ में कुछ इसमें डीपीआर में जो इनका प्रपोजल है उसके बारे में इनको कुछ जानकारी दी गई कि इसमें क्या और किस तरह से सुधार करके इसको जल्दी से जल्दी शासन के माध्यम से इसको भारत सरकार ने जिससे भिजवा के इसको जिससे हम लोग इसका जल्दी से जल्दी निस्तारण कर सकें। क्या इसका बेनिफिट रहेगा ये बनने के बाद? इसका बेनिफिट ये रहेगा कि जिसपे एक क्लस्टर का मेन उद्देश्य ये है कि जो है जो आपके चिकनकारी उद्योग है आपके यहाँ का, उसमें जो है एक कॉमन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगा। जहाँ जो ऑलरेडी इस बिजनेस में लोग जो यदि चिकन के बिजनेस में हैं जो कार्य करते हैं उनको एक सेंटर मिलेगा। उस सेंटर के माध्यम से जो है मशीनरी जो लगी हुई मशीनरी के माध्यम से जो है ये लोग अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी में जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें एक समानता आएगी और कम दाम में जो है एक अच्छी तरह से एक अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है। इसका ये मेन उद्देश्य है। इसको मार्केटिंग में और डिजाइनिंग में अच्छा एक सपोर्ट मिल सकता है। इससे जो है इस क्षेत्र का जो है जो ऑलरेडी इस बिजनेस में जो। और उधर पंजाब के रोजा शरीफ सरहिंद में बीते दिन ईद उल अजहा बकरीद का धूमधाम से पर्व मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सरहिंद रोजा शरीफ पहुंचे और नमाज अदा की। बताया जा रहा है कि एक दूसरे को बकरीद पर्व की बधाई भी दी गई। इस अवसर पर सरहिंद रोजा शरीफ के खलीफा सैयद मोहम्मद सादिक रजा मुजद्दिदी ने पूरे मुस्लिम समुदाय को ईद उल अजहा बकरीद की बधाई दी और कहा कि अल्लाह सभी को आशीर्वाद दी। का त्यौहार जो है यहाँ पे बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया गया। इस मौके पे हज़ारों की तादाद में लोगों ने यहाँ पे ईद की नमाज में शिरकत की। मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम मुसलमान बरादरान की तरफ से पूरे मुल्क के वासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन और सलामती कायम फरमाए। अल्लाह ताला लोगों में आपस में प्यार मोहब्बत के साथ मिलकर त्यौहारात मनाने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के लिए दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाए। यही दुआ है। अल्लाह ताला हम सब को। और यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी के बस्ती में 27 दिनों से लापता श्रवण कुमार का नदी किनारे मिले नर कंकाल का 3 दिन बाद मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद मौत का जो कारण है वो स्पष्ट नहीं हो सका। और इस मामले में डॉक्टरों की टीम ने श्रवण के हाथ पैर की हड्डियों का एक्सरे और सैंपल सुरक्षित कर जांच के लिए विधि विधान प्रयोगशाला भेज दिए। बता दें, पुलिस अब इस घटना को आत्महत्या का रूप देने की तैयारियों में जुट गई है और जबकि ये जो साक्ष्य मिले हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है। लोगों के बयान से साफ हो गया है कि श्रवण की प्रेम प्रसंग में हत्या कर दी गई है। यहाँ एएसपी दीपेंद्र चौधरी ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जांच की जा रही है। अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 17/7 को समय करीब 11 बजे थाना कप्तानगंज को इस आशय की सूचना मिली कि ग्राम टिकरिया के पास मनोरमा नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है।
इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और डेड बॉडी के जो कपड़े थे उनसे जब तलाशी की गई तो उसमें एक ATM कार्ड और एक ID कार्ड मिला, जिसके आधार पर मृतक व्यक्ति की पहचान श्रवण कुमार रैदास पुत्र राजकुमार ग्राम परसपुरा थाना कप्तानगंज के रूप में हुई। इस संबंध में दिनांक 2/7/2021 को GD नंबर 54 समय 11 बजे एक गुमशुदगी भी उनके परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई थी। प्रारंभिक छानबीन में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक उपरोक्त श्रवण कुमार अपने एक मित्र विशाल के साथ ग्राम उभाई थाना दुगौलिया गया था। जब विशाल से इस संबंध में पूछताछ की गई तो उसने यह बात बताई कि हम लोग एक साथ दिनांक 20 तारीख को जब उभाई गाँव गए थे तो वहाँ पर गाँव वालों ने छेड़खानी का आरोप लगा करके हम दोनों। महाराष्ट्र सरकार लगातार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन सरकार ये वादे कागजी ही रह गए हैं। दरअसल पालघर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। बता दें कि डहाणू तहसील में स्थित दाबचारी दूध प्रकल्प में कार्यालय की हालत दयनीय हो गई और बताया जा रहा है कि ऑफिस शायद कभी गिर भी सकता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में किसानों को आवंटित किए गए प्लाटों में बिजली कटौती भी की जा रही है। साथ ही यहाँ बिजली विभाग कमर्शियल रेट से बिजली का चार्ज भी लगा रही है। ऑफिस का ये जो है जो पानी अंदर आ रहा है ऊपर से, इसके लिए सार्वजनिक बांधकाम विभाग को हमने प्रस्ताव सादर किया है। और जो लाइट का जो परिस्थिति है वो कोरोना की वजह से सार्वजनिक बांधकाम विभाग विद्युत विभाग ने अभी तक मीटर रीडिंग लिया नहीं है। वो मीटर रीडिंग लेने से जो बैकलॉग अमाउंट है वो भर सकते हो। फिलहाल हम हमारी तरफ से शासन की तरफ से MECB का बिल अदा कर रहे हैं। सर, काफ़ी जो बिजली के तार हैं खराब हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, उसका कुछ बदलाव करना है। जो सार्वजनिक विभाग का जो विद्युत विभाग है उसने करना अनिवार्य है। इसके लिए कुछ प्रकल्प ने प्रयास किए हैं क्या? हाँ, हमने उसके बारे में बहुत प्रयास किया कर रहे हैं। हम जो एम्प्टी वायर है वो एम्प्टी में करने के लिए शासन ने प्रस्ताव सादर किया है। और तो दूसरी ओर यूपी के गाजियाबाद में एक मामला फिर से सामने आया, जहां एक युवक ने बकरा खरीदने के बाद उसकी कीमत ना चुकाने को लेकर अपनी खुद की किडनैपिंग कर डाली। साथ ही खुद की किडनैपिंग का जो लाइव वीडियो है वो बनाकर व्यापारी को भेज दिया, जिस पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए पूरे नाटक का पर्दाफाश किया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है इस आरोपी के हाथ पैर बंधे हुए हैं और आपको ये बता दें कि वो खेत में पड़ा है और पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये बता दें कि यहाँ बकरे की कीमत ना चुकाने पर यहाँ एक आरोपी ने खुद की ही किडनैपिंग कर ली और यहाँ लाइव वीडियो बनाकर अपने ही व्यापारी को भेज दिया। फिलहाल आपको ये बता दें कि ये पूरा मामला यूपी के गाजियाबाद का है और इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो यहाँ ये मामला देखने को मिला है। हालांकि कल बकरीद थी और इसी मौके पर ये सब घटना का अंजाम हुआ है। बता दें कि किडनैपिंग का जो लाइव वीडियो है सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। आप भी इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये खेत में आरोपी खुद को ही बांधकर और खुद ही खेतों में गिर जाता है। और यहां लेंगे छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात हरियाणा की कर लेते हैं। हरियाणा के पलवल में धान की खेती को छोड़कर फसल विविधीकरण के तहत अन्य फसल उगाने वाले किसानों के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना मेरा पानी मेरी विरासत की रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तारीख है वो बढ़ा दी गई है। यानी कि अब ये तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रजाक ने बताया कि जिला पलवल में वर्ष 2021-22 के लिए 250 एकड़ भूमि में धान की बजाय बागवानी की खेती करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ, जो पूरा कर लिया गया है। और यहाँ मेरा पानी मेरी विरासत के तहत यह अभियान लगातार जारी है। बता दें कि यहाँ सरकार ने किसानों को राहत देते हुए रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तारीख है वो 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। योजना का जो लाभ है वो लेने के लिए इच्छुक किसान वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आदेश हैं उनकी पालना करते हुए बागवानी विभाग जिन किसानों ने पिछले साल
धान लगाया था, यदि वो किसान धान को छोड़ करके बागवानी की फसलें, जिसमें बाग, सब्जी, फल फूल कोई भी क्रॉप लगाएगा तो 7,000 उसको इस वजह से दिए जाएंगे, उसने धान की फसल को नहीं लगाया इस साल। 8,000 अगर वो सब्जी बागवानी की काश्त में हाइब्रिड सब्जी लगाता है, 8,000 रुपये हम उसको देंगे, टोटल 15,000 रुपये बने। इसके अलावा यदि वो किसान स्टेकिंग के साथ बेल वाली सब्जियों को बांस बल्ली के साथ सहारे लगाता है, उस किसान ने बेल वाली सब्जी 558 बांस लगा करके बेलों को ऊपर चढ़ाया, तो उसको 31,250 रुपये इन 15,000 के अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। मैंने अपनी सब्जी और नेट हाउस लगा के सब्जी से उत्पाद कर रहे हैं, और हरी सब्जी में बहुत अच्छी विटामिन और प्रोटीन्स होती हैं, और हमारा जो पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, पानी की बचत के लिए हम ड्रिप्स प्रणाली यूज़ कर रहे हैं, और जिससे पानी का स्रोत ऊपर बढ़े और पानी की खपत कम से कम हो। ये सुविधा मेरा पानी मेरा विरासत सुविधा पे हरियाणा सरकार ने भी ये सुविधा बता रखी किसानों के लिए, जिससे किसानों का फ़ायदा है इसमें और आने वाली पीढ़ी का फ़ायदा, जिससे पानी बचा रहे हमारी भूमि के। मेरा पानी मेरा विरासत जो स्कीम चलाई हुई है, इस स्कीम के तहत हमने धान की खेती को छोड़कर बागवानी की खेती अपनाई हुई है, सब्जियों की खेती करते हैं। इससे जो है पानी की बचत होती है, और पानी जो है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जो है बचाया जाएगा, सुरक्षित रखा जा सकता है। तो किसानों से क्या अपील है? किसानों से अपील है कि धान की खेती को छोड़कर बागवानी की खेती की तरफ है, और सब्जियों की खेती की तरफ है, या और अन्य दलहन खेती की तरफ जो है। और उधर दूसरी ओर यूपी के हाथरस में पुलिस और एसओजी की टीम ने कलेक्शन एजेंट से हुई लूट का खुलासा करने में बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल यहां पुलिस और एसओजी टीम ने 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, और इन लुटेरों से आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे 93 पर कुछ दिन पहले कमीशन एजेंट से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस और एसओजी टीम ने कार्रवाई करते हुए इन शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही लुटेरों से लूटे गए 34,000 रुपए, 2 मोटरसाइकिल, 2 चाकू, 2 तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। ये देखिए, जनपद हाथरस के थाना हाथरस गेट पुलिस तथा एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के उपरांत 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा 2 जुलाई को एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट के साथ कैश लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके संबंध में थाना हाथरस गेट पर लूट की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, और उसके अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों के अथक परिश्रम के उपरांत इसका सफल अनावरण करते हुए इन 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लूटे हुए 34,000 रुपये कैश पुलिस ने बरामद किया है। इसके अतिरिक्त घटना में प्रयुक्त दोनों मोटरसाइकिल, एक हीरो स्प्लेंडर और एक पैशन प्लस, पुलिस ने इनके पास से बरामद किया है। इसके अलावा इनसे अवैध असलहे तथा खोखा कारतूस भी पुलिस ने इनके पास से बरामद किया है। और जो कलेक्शन एजेंट का बैग इन्होंने लूटा था, उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और गाड़ी की चाबी आदि सामान थे, वो सारा सामान इनके पास से रिकवर किया गया है। इन चारों के विरुद्ध थाना हाथरस गेट। और बीते दिन देश और दुनिया में त्याग, कुर्बानी, समर्पण और आपसी भाईचारे पर त्योहार ईद उल अजहा बकरीद बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोविड-19 की हिदायतों के अनुसार इस पर्व पर 50 से कम मुस्लिम समाज के लोगों ने भाग लिया। बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से यह त्योहार सादगी और आपसी भाईचारे को ध्यान में रखते हुए मनाया गया। आपको ये बता दें, हरियाणा के रेवाड़ी के राजीव नगर स्थित जामा मस्जिद में मुस्लिम समाज के अनुयायियों द्वारा बकरीद की नमाज अदा की गई, और मौलवी रमज़ान खान ने कहा कि ये पर्व त्याग, कुर्बानी का पर्व है। इस पर्व पर लोगों को शांति का संदेश देते हुए आपसी भाईचारे को कायम रखना चाहिए। उन्होंने नमाज अदा करते हुए अल्लाह ताला से कोरोना संक्रमण के खात्मे की भी दुआ की है। हाँ, आज ईद उल अजहा है, और ये त्यौहार हमने बड़ी शांत अमन के साथ में और कोरोना प्रोटोकॉल के मातहत जो भी हिदायत है उनके मुताबिक ये त्यौहार मनाया गया है, बड़ी सादगी के साथ।
कि भीड़ भी इकट्ठी ना हो और नमाज भी हो जाए। ये त्याग और कुर्बानी का है, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ और मुबारक दूंगा। ये त्यौहार सबको हंसी खुशी मनाए और इसी साथ ही मैं ये दुआ करता हूँ कि जो कोरोना महामारी हमारे देश में चल रही है ख़त्म हो और सभी इंसानियत के लोग एक दूसरे से मिलकर भाईचारे के साथ रहें। कोविड गाइडलाइन की पालना की जाए तो किस तरह से की जाए? हमने पूरी कोशिश करी है कोविड गाइडलाइन के लिए। हमने कम से कम लोगों को मस्जिद में आने की इजाज़त दी और टाइम से नमाज कराई, जिससे कि अपने 50 आदमी की जो हमारे यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में यूपी सरकार के यहां बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही अपनी निर्गत निधि से खरीदे गए 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सीएमओ को सौंपे। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए यहां कोविड की दूसरी लहर अचानक आई, जिसके लिए पहले से उतनी तैयारी नहीं थी। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषम परिस्थिति में हर संभव सहायता की और ऑक्सीजन की व्यवस्था की। अब तीसरी लहर की आशंका है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। अचानक से, जिसके लिए पूरा देश तैयार नहीं था, अचानक से लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी, फेफड़े प्रभावित हो रहे थे। उस समय जिला अस्पतालों में या निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन के प्लांट नहीं थे। तुरंत ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए दुनिया भर से ऑक्सीजन की उपलब्धता, टैंकर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये मंगाने शुरू किए। तो हम सब लोगों का भी उन्होंने आह्वान किया कि सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर पर तत्काल अपने जिला अस्पतालों को, अपने CHCs को ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर उपलब्ध कराएं। उस समय मैंने अपने विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि से 25 लाख रुपए की धनराशि जिला प्रशासन को दी थी कि मुख्य रूप से जिला अस्पताल को, क्योंकि जिले भर के संक्रमित लोग यहीं पर आ रहे थे, यहीं पर L2 हॉस्पिटल था, उनके लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद लिए जाएं। उसी समय मंगा लिए गए थे, बाद में भी मंगाए जाते रहे। अवसर नहीं मिला था बीच में, क्योंकि आवश्यकता थी कि पहले इलाज हो, औपचारिक कार्यक्रम कोई बहुत ज़रूरी नहीं था। लेकिन आज वही अपनी निधि की ओर से मंगाए गए जो 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे, उसको भेंट करने के लिए भी ये कार्यक्रम था। और एक हम लोग कोविड की पूरी व्यवस्था की समीक्षा करने भी बैठे थे। आगे कोई अगर तीसरी लहर जैसी स्थिति आती है तो उसके लिए हमारी तैयारी कितनी है, उन सब चीज़ों के लिए हमारे जिला प्रशासन और हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हमने मीटिंग की है। हमारा जनपद पूरी तरह से तैयार है। हमारे जिला अस्पताल में अब पर्याप्त ऑक्सीजन के प्लांट भी उपलब्ध हैं। 750 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध हैं। सभी CHCs पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज में और CHCs में भी पीकू के बेड उपलब्ध हैं। पूरी तरह से टीम सिद्धार्थनगर तैयार है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जिला अस्पताल में रात 8 बजे के बाद 3 बच्चियों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। बता दें, परिजनों का आरोप ये था कि तबीयत बिगड़ने पर बच्चों को बिना ऑक्सीजन लगाए दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जा रहा था। वहीं अस्पताल में मौजूद एक मरीज के परिजन ने दावा किया कि 3 नहीं 7 बच्चों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से एक के बाद एक 7 बच्चों के शव ले जाते देखे हैं। एक बच्चे के पिता घनश्याम सिन्हा ने आरोप लगाया कि उसके बच्चे की स्थिति बिगड़ने के बाद डॉक्टरों ने एक प्राइवेट अस्पताल ले जाने को कह दिया। बच्चे की स्थिति गंभीर थी, उसे ले जाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती, लेकिन नहीं दिया गया और लगातार अस्पताल प्रबंधन के लोगों से सिलेंडर की मांग करते रहे। इस दौरान भर्ती 2 और बच्चों की मौत भी हो गई। परिजनों का गुस्सा डॉक्टरों पर फूट पड़ा। हंगामे की सूचना पर पंडरी थाने से पुलिस भी पहुंच गई। हालांकि इस बीच अस्पताल प्रबंधन का ये कहना है कि बच्चों की मौत सामान्य थी। और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने और इन कार्यों को गति देने के मकसद से नगर और ग्राम आयोजन विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। और बैठक के दौरान बताया कि फरीदाबाद के सेक्टर 61 में बनाए जा रहे ट्रांसपोर्ट नगर में सड़कों, जलापूर्ति, सीवरेज, बरसाती पानी की निकासी का काम पूरा हो चुका है। फेज 1 में पेमेंट और पार्किंग का कार्य प्रगति पर है और इस साल 31 दिसंबर तक ये कार्य भी पूरा हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले विभिन्न सेक्टरों में सड़कों की मरम्मत और रीकार्पेटिंग के लिए तकरीबन 18 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बनाकर CCF हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को भेजा गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।